प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक विचारधाराओं में सबसे अधिक प्रभावशाली विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्रकृतिवादी एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है जो वणिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में यूरोप में प्रचलित हुई थी, जिसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका सहित विभिन्न महाद्वीपों में हजारों साल तक महसूस किया गया। प्रकृतिवाद के सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारधारा के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया जो कृषि पर आधारित है, जिसमें कृषक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला, प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत। संपूर्ण प्रकृतिवाद का केंद्र बिंदु प्राकृतिक व्यवस्था को माना जाता है। इस व्यवस्था का प्रतिपादन ड्यूपॉन्ट ने किया था। उनके अनुसार प्रकृतिवाद प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान है, जो कि प्रकृति के बनाए गए नियमों के आधार पर संचालित होती है। प्राकृतिक नियम मनुष्य के अधिकारों का संरक्षण करने वाले होते हैं और ईश्वर की इच्छा के आधार पर बनाए जाते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे राज्य की कल्पना की गई जिससे कि सामाजिक कल्याण का रास्ता खुलता है। दूसरा, शुद्ध उत्पादन का सिद्धांत। प्रकृतिवादी शुद्ध उत्पादन को प्राकृतिक उपहार मानते थे, क्योंकि एकमात्र कृषि भूमि से ही इसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध प्रकृतिवादी आर्थिक विचारक डॉक्टर केने ने कहा कि कृषि ही उत्पादन, धन एवं संपत्ति का एकमात्र स्रोत होती है। अतः कृषि भूमि से ही लाभप्रद उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृतिवादी कृषि को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय मानते थे, क्योंकि इससे ही शुद्ध उपज प्राप्त हो सकती है, जबकि शेष व्यवसायों को प्रकृतिवादी अनुत्पादक मानते थे। केने द्वारा प्रतिपादित आर्थिक तालिका के अनुसार शुद्ध उपज कृषि से ही प्राप्त होती है। डॉक्टर केने ने अपनी तालिका के माध्यम से शुद्ध उपज के वितरण की बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करके कृषि भूमि की उत्पादकता को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया था। नंबर 3, धन के
परिभ्रमण का सिद्धांत। प्रकृतिवादियों ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार समाज में धन संपत्ति का परिभ्रमण होता है। समाज का धन किस प्रकार से पुनः कृषक के पास पहुंच जाता है। धन का परिभ्रमण उसी प्रकार से होता है जैसे मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। चौथा, व्यापार संबंधी सिद्धांत। विभिन्न प्रकृतिवादी आर्थिक विचारक जैसे केने, रिबेशे आदि विदेशी व्यापार को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते थे, क्योंकि विदेशी व्यापार उन वस्तुओं के लिए आवश्यक होता है जिनका देश में उत्पादन संभव नहीं है। प्रकृतिवादी विचारक घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय कार्य को महत्व नहीं देते। उन्होंने बताया स्वतंत्र व्यापार प्रणाली अपनाने से के कारण विदेशी व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि दूसरे देशों से वही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं जिनका देश में उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार उत्पादक होता है, अतः राजा को विदेशी व्यापार को स्वतंत्र कर देना चाहिए और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विदेशी व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा राजा को ही करनी चाहिए। पांचवा, मूल्य का सिद्धांत। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य एवं कीमत एक समान होते हैं, क्योंकि वे मूल्य एवं कीमत के मध्य अंतर को नहीं समझा पाए। उनके अनुसार वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य होता है, जो वस्तु की भोग एवं आपूर्ति से तय होता है। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने ऊंचे कृषि मूल्य को कैसे तय किया जाए इस विषय पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य दो प्रकार के हो सकते हैं, आधारभूत मूल्य और प्रचलित मूल्य। नेक्स्ट, कर संबंधी सिद्धांत। प्रकृतिवादी राजस्व प्राप्ति के लिए बेहतर कर प्रणाली के समर्थक माने जाते हैं। प्रकृतिवादी देश में परिवहन, सुरक्षा, कृषि के विकास के लिए राजस्व संग्रहण को उचित मानते थे और इस हेतु कर प्रणाली को सरल बनाकर कृषि भूमि पर कर लगाने का सुझाव देते थे, क्योंकि प्रकृतिवादी आर्थिक विचारकों के अनुसार कृषि मूल्य से ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निजी संपत्ति का सिद्धांत। प्रकृतिवादी राज्य में भूमि को निजी संपत्ति मानते थे, इसलिए उन्होंने भूमि स्वामी को आवश्यक महत्व दिया। प्रकृतिवादियों का मानना था कि भूस्वामी वर्ग को कृषि भूमि के रूप में निजी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होता है। नेक्स्ट, लगान संबंधी सिद्धांत। प्रकृतिवादियों ने कृषि भूमि से प्राप्त उपज को प्रकृति की उदारता बतलाते हुए लगान को एक अतिरेक बतलाया, क्योंकि प्रकृति के द्वारा सहयोग मिलने से ही कृषि उपज बेहतर होती है, जबकि किसी अन्य आर्थिक क्षेत्र में उपज सहयोग नहीं करती है, इसलिए लगान नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि लगान एक अतिरेक है जो सिर्फ कृषि भूमि के स्वामी को ही मिलता है। नेक्स्ट, ब्याज संबंधी सिद्धांत। प्रकृतिवादी आर्थिक विचारों के अनुसार
बचत के माध्यम से ही पूंजी प्राप्त हो सकती है और पूंजी के माध्यम से ही व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है। अतः इस पूंजी की उत्पादकता जितनी अधिक होगी उतना ही लाभ अधिक होगा। पूंजीपति अपनी पूंजी का उपयोग उत्पादन में कार्य करने में करते हैं, इसलिए उसे ब्याज देना चाहिए। यह ब्याज जितना अधिक होगा पूंजी की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के द्वारा प्रतिपादित पूंजी एवं ब्याज की दर को समझा जा सकता है। अब है जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। प्रकृतिवादी आर्थिक विचारक यह मानते थे कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी साधनों की वृद्धि की जानी चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं बनेगी, अन्यथा कृषि पर सीमित होकर रह सकती है। इस प्रकार समस्या कृषि के साधनों को विकसित करने पर सतत जनसंख्या वृद्धि को कृषि में ही समाहित किया जा सकता है। इस प्रकार ये प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। अब प्रकृतिवाद का महत्व। प्रकृतिवाद के विभिन्न विचार उस काल के आर्थिक दर्शन को प्रदर्शित करते हैं, जिस काल में व्यापार व्यवसाय की अधिकता एवं निरंकुश राजाशाही ने कृषकों मजदूरों का इस सीमा तक शोषण किया था कि वो क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए। अतः उस समय काल की परिस्थितियों के आधार पर प्रकृतिवादी आर्थिक विचारों के महत्व की व्याख्या की जा सकती है। पहला, कृषि का महत्व। प्रकृतिवादी आर्थिक विचारधारा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उसने पहली कृषि को उसका उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया। दूसरा, सामाजिक वितरण की व्यवस्था। प्रकृतिवादियों ने धन के परिभ्रमण सिद्धांत के माध्यम से यह बताया कि समाज में धन एवं संपत्ति विभिन्न वर्गों के मध्य हस्तांतरित होती रहती है। इस सिद्धांत के आधार पर ही वितरण के सिद्धांत की व्याख्या हुई। नंबर 3, बाजार मूल्य की विवेचना। सर्वप्रथम प्रकृतिवादियों ने ही विश्व को बाजार मूल्य से अवगत कराया। आज बाजार मूल्य निर्धारण में प्रतियोगिता की भूमिका को सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं। कर प्रणाली की व्याख्या। प्रकृतिवादियों द्वारा एकाकी कर प्रणाली आज भी प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि इसमें कर की अधिकता एवं बहुआयामी करों का विरोध किया गया था और कर संग्रहण की लागत को न्यूनतम करने पर विशेष बल दिया था। 5वां, व्यक्तिगत हितों का संवर्धन। प्रकृतिवादी व्यक्तिगत हितों के सदैव समर्थक रहे, क्योंकि वणिकवादी में व्यक्तियों के हितों के स्थान पर शासकों तथा अमीरों के हितों को प्राथमिकता दी गई थी। आर्थिक सिद्धांत का आधार। प्रकृतिवादी द्वारा प्रतिपादन अनेक आर्थिक विचारों ने अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों की नींव स्थापित की। इन आर्थिक विचारों के आधार पर ही आगे चलकर रिकार्डो का लगान सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का अतिरेक मूल्य का सिद्धांत आदि प्रतिपादित किए गए। श्रम की महत्ता। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य साधन है, जिसकी उपेक्षा वणिकवाद में की गई थी। प्रकृतिवादियों ने श्रम की महत्ता को स्थापित किया और कृषि के क्षेत्र में श्रम के बेहतर उपयोग से प्राप्त शुद्ध उपज को
प्रस्तुत करके श्रमिकों के हितों का संवर्धन किया। कल्याणकारी राज्य का आधार। प्रकृतिवादी आर्थिक विचार प्रत्येक कल्याणकारी राज्य के लिए प्रकाश स्तंभ के समान माने जाते हैं, क्योंकि इन विचारकों ने न सिर्फ कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों का महत्व दिया, बल्कि श्रमिकों के कल्याण का उत्तरदायित्व राज्य के शासक को बतलाया था। प्रकृतिवादी विचारकों ने सच्चे अर्थों में सामाजिक कल्याण की नींव रखी, जिस पर चलकर प्रत्येक सरकार कल्याणवादी कार्यों का संचालन कर रही है। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के कल्याणवादी अर्थव्यवस्था की प्रथम शाखा का जन्म प्रकृतिवादी आर्थिक विचारकों के द्वारा ही हुआ था। इस प्रकार आज अर्थशास्त्र का जो भी कल्याणकारी स्वरूप है वह प्रकृतिवाद की ही देन है। इसका आज भी महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी प्रकृतिवाद और अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। थैंक यू।